30 मार्च 2002 सुबह 10:20 दो आतंकवादी जम्मू के 150 साल पुराने रघुनाथ मंदिर पहुंचते हैं और वहां जो लोग पूजा करने आए थे उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियों से और ग्रेनेड से हमला कर देते हैं और तब तक हमला नहीं रोकते जब तक उनकी सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। गोलियां खत्म होने के बाद उन दोनों में से एक आतंकवादी खुद को ही बम से उड़ा लेता है। इस हमले में 11 हिंदू श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई जो वहां सिर्फ पूजा करने आए थे। उसी साल उसी मंदिर पर वैसा ही एक और हमला होता है और इस बार 14 श्रद्धालु अपनी जान गंवाते हैं और इस हमले की जिम्मेदारी लेता है लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा के मुजाहिद मोर्चाबंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त मार्का इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। लश्कर-ए-तैयबा वही टेररिस्ट ग्रुप है जिसने 9 जून को रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर दिया जो शिवखोरी से कटरा की ओर जा रही थी और ये अटैक उसी दिन हुआ जिस दिन एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और हमला उस जगह हुआ जो पिछले काफी सालों से शांत था। यहाँ पे पहले ऐसी घटना नहीं हुई कभी पहले इस तरह के मिलिटेंट्स वगैरह ये सब? याद भी नहीं हुई सर। 2002 में इधर हुआ था, वो बड़ी पुरानी बात है, तब मैं 5th या 6th में पढ़ता था। बहुत पुराना हो गया। पुराना हुआ। इस आतंकवादी संगठन का जो मेन मोटो है वो है भारत के खिलाफ जिहाद करके जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना और पाकिस्तान का हिस्सा बनाना। जिहाद के सहारा लेके टेररिस्ट ग्रुप्स पीओके और कश्मीर वैली में लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको अपने ग्रुप में रिक्रूट करते हैं और फिर उनसे भारत में आतंकवादी हमले करवाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान 2 मरतबा, एक मरतबा हाफिज सईद और दूसरी मरतबा ज़कीर रहमान लखवी, ये 1 मरतबा है और ज़कीर रहमान लखवी ने हमें इस्तकामत के बारे में डटे रहना और यही कि हमने जिहाद करना ये बोला। और जो लोग ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो जानवर और इंसान के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? अगर वो कहता है कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं मार देता। अगर वो कहता है अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं मार देता। पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में शुरू से ही इतनी नफरत भरी जाती है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें उस नफरत को छुपाने की, कभी न कभी वो नफरत सामने आ ही जाती है। छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। और इसी नफरत ने, जिसे टेररिस्ट ग्रुप जिहाद भी बोलते हैं, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी लाखों लोगों की जानें ली हैं। पार्टीशन के बाद जो भारत में और खासकर कश्मीर में आतंकवादी हमले होने शुरू हुए और आज जो हमले हो रहे हैं, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जहां पहले दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, यूपी, बिहार कहीं भी आतंकवादी हमले हो जाते थे, पिछले 10-15 सालों में ये सारे हमले कश्मीर तक ही लिमिटेड हो गए हैं। अटैक्स कौन करेगा, कैसे करेगा? कोई बाहर से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आएगा अटैक करने या कोई स्लीपर सेल से अटैक करवाया जाएगा? ये सारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं। पहले जब इंडियन आर्मी किसी टेररिस्ट का इनकाउंटर करती थी, उस टेररिस्ट के सपोर्ट में कश्मीर के लोग जुलूस और रैलियां निकालने लगते थे। Opposition to security forces in Indian administered Kashmir and revived the long dormant armed group Hizbul Mujahideen. जो खुलेआम टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे वो कश्मीर के नेता बन जाते थे। यासिन मलिक संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान में सरकार ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में पत्थर लेके आर्मी के खिलाफ सड़कों पे निकल पड़ते थे। ये लोग भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों पर ही पल रहे थे और भारत के खिलाफ ही काम कर रहे थे। लेकिन आज इन सारी चीजों में भारी गिरावट आई है। कश्मीर पहले से ज्यादा शांत है और जो लोग पहले डर की वजह से या जिहाद की वजह से टेररिस्ट का सपोर्ट करते थे, आज उनमें से ज्यादातर लोग भारत के सरकार के साथ खड़े हैं। मुझे सरकार में बहुत अच्छा है कि अक्लमंदी है और बेहतरी हमें इंडिया में। चाहे वो कश्मीर की इकोनॉमी हो या वहाँ की डेमोक्रेसी, दोनों में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। एक तरफ कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ इलेक्शंस में लोगों का पार्टिसिपेशन। जम्मू कश्मीर की इसी स्टेबिलिटी को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान और चाइना जैसे देश भारत के बॉर्डर्स पे हमेशा टेंशन क्रिएट करते रहते हैं। 1948 के बाद जो पूरे कश्मीर में आतंकवाद का गंदा खेल शुरू हुआ, उसके आज मेनली 4 सपोर्ट पिलर्स हैं। पहला ऑब्वियसली पाकिस्तान, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना और चौथा पिलर जो सबसे खतरनाक है क्योंकि ना इसका कोई चेहरा है और ना ही कोई आइडेंटिटी। ये ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड तो भारत का है लेकिन आज भी इनके दिमाग में कश्मीर को भारत से अलग करने का भूत सवार है। भारत को कमजोर करने का इन लोगों का जो मकसद है, उसके लिए ये लोग एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी। प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी में अगर कोई देश ये चाहता हो कि खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए बिना किसी और देश की इकोनॉमी
डिफेंस सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करना हो या कमजोर करना हो तो ऐसे लोगों या ग्रुप्स का सहारा लिया जाए जिसका उस देश से कोई लेना देना ना हो जो ये चीजें करवाना चाहता है, जिससे काम भी हो जाए और उस देश का नाम भी ना आए। इसी प्रॉक्सी और स्ट्रेटजी का यूज करके 1990s में पाकिस्तान ने कश्मीर के लोगों को ही मजबूर कर दिया कश्मीर छोड़ने पर। सपोर्ट तो पाकिस्तान का था, लेकिन इस जेनोसाइड में इन्वॉल्व कौन थे? खुद कश्मीर के लोग। हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए हैं। हम मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, उनके नारे थे कि अगर आप नहीं निकलेंगे हम आपको मारेंगे। ये उनके क्या नारे लगाए आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। कश्मीर में रहने वाले लोगों ने ही कश्मीरी पंडितों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इसी प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटजी का यूज आज चाइना कर रहा है, पाकिस्तान को चेहरा बनाकर। चाहे पाकिस्तान को लोन देना हो या CPEC के बहाने फंडिंग देना, पाकिस्तान में जितने भी एंटी भारत फोर्सेज हैं उनको फिर से चाइना एक्टिवेट कर रहा है ताकि भारत को एक साथ इन दोनों फ्रंट्स पर घेरा जा सके। और इसी प्रॉक्सी वॉर का यूज अमेरिका ने भी किया है। जिस लश्कर तैयबा ने 9 जून को बस पर हमला किया था, उस लश्कर तैयबा को बनाने में इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका का भी एक बड़ा रोल है। In effect, the United States created ISIS. Nothing like it existed before the American occupation. We created it. It's ours, and now we're trying to deal with the consequences. ये फैक्ट तो पूरी दुनिया को पता है कि ओसामा बिन लादेन को मारा किसने? अमेरिका ने। I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन बनाया किसने? In order to penetrate and to manipulate the institutions of power in whatever country it is operating. 1980s में अमेरिका और रशिया में एक फाइट शुरू हुई कि जो अफगानिस्तान का लीडर होगा वो प्रो रशियन होगा या प्रो अमेरिकन होगा, और इसलिए अफगानिस्तान से रशियंस को एलिमिनेट करने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने वहाँ के मिलिटेंट्स को फंड करना शुरू किया। वहाँ के मिलिटेंट्स जिहाद के नाम पर रशियन से युद्ध कर रहे थे और इसी का फायदा उठाकर अमेरिका ने रशियंस को एलिमिनेट करने की कोशिश की, उनको फंडिंग देकर, और फाइनली 1989 के करीब रशियंस को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। The retreat of Soviet military power from Afghanistan is complete. अमेरिकन्स ने जो रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट वालों को सपोर्ट किया था, उसी सपोर्ट की वजह से एक आदमी खड़ा हुआ, ओसामा बिन लादेन, जिसने बाद में अलकायदा बनाया। और ओसामा बिन लादेन ने ही 1987 के करीब हाफिज सईद और लखवी को फंडिंग दी लश्कर तैयबा बनाने के लिए। अमेरिकन्स ने जहां जहां अपने कदम रखे वहां आतंकवाद का बीज बोते चले गए। जो 9 जून को रियासी के अटैक में हथियार यूज हुए, M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल, वो वही राइफल है जो अमेरिका अफगानिस्तान में जानबूझकर छोड़कर भागा था। कश्मीर में जो प्रॉक्सी वॉर का खेल चल रहा है उसका एक बहुत खतरनाक पिलर है भारत के कुछ लोग जो इन टेररिस्ट का सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं। जैसे बुरहान वानी के इनकाउंटर के समय हुआ था, एक विक्टिम कार्ड खेला गया था उसको मास्टर का बेटा बोलकर। बुरहान जैसे जो और बच्चे हैं कश्मीर के, उनका मकसद क्या है? हिंदुस्तान से आज़ादी। बुरहान का ही नहीं है, ये सबों का मकसद है। आपका भी? हमारा। अफजल गुरु जैसे टेररिस्ट को जब फांसी हुई थी तो उसके लिए भी कैंडल मार्च निकाला गया था। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इन टेररिस्ट के साथ दिन रात घूमते हैं और इंडिया के बाहर जाकर इन टेररिस्ट को एक विक्टिम की तरह पोर्ट्रे करते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला पैसा, दूसरा पावर और तीसरा आइडियोलॉजी। जो पहले 2 फैक्टर हैं, पैसा और पावर, उसको सरकार अच्छे से हैंडल भी कर सकती है और उसका काउंटर भी कर सकती है, जैसा पिछले 10-15 सालों में कश्मीर में हुआ है। चाहे कश्मीर वैली का शांत होना हो या वहाँ की इकोनॉमी इम्प्रूव होना हो, आजकल गवर्नमेंट की स्कीम्स और पॉलिसीज पहले के मुकाबले लोगों तक ज्यादा और जल्दी पहुँच रही है। जो सरकार के अलग अलग लेवल्स पे करप्शन होते थे उनमें भी कमी आई है। इन सारी चीजों की वजह से भारत सरकार पर कश्मीर के लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है और इसलिए इस लोकसभा इलेक्शंस में लोग रिकॉर्ड नंबर्स में निकले और वोट डाला। जो लोग पहले नेता बने फिरते थे उन लोगों को धीरे धीरे सिस्टम से साइड किया और इसी तरह सरकार ने 2 फैक्टर्स को तो काउंटर कर लिया, पैसा और पावर, और बचा अब तीसरा फैक्टर आइडियोलॉजी। और इसी आइडियोलॉजिकल वॉर में सरकार बार बार हारती जा रही है। पिछले 10 सालों में कश्मीर में डेवलपमेंट भी हुआ है और रिलेटिवली एक पीसफुल माहौल भी बना है।
लेकिन ऐसे भी कुछ सवाल हैं जो हमें सरकार से पूछने चाहिए। 5 साल हो गए कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे हुए, लेकिन आज के डेट में कितने लोग कश्मीर जा सकते हैं और वहां अपना बिजनेस आराम से बिना किसी डर के स्टैब्लिश कर सकते हैं और चला सकते हैं। पिछले 10 सालों में कितने कश्मीरी पंडित वापस अपने घर लौटे जिनको 1990 में अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। कश्मीर के लोगों में भारत और भारत की सरकार के प्रति विश्वास तो बढ़ा है, लेकिन आज भी लोकसभा इलेक्शंस में इंजीनियर रशीद जैसे लोग जीत जाते हैं जिन पे टेरर फंडिंग के केसेस चल रहे हैं। या तो कश्मीर में लीडरशिप की कमी है या तो कश्मीर के लोग उसी रेडिकल माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने 1990s में कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से बाहर निकाला था, और यही सरकार की सबसे बड़ी हार है। एक टाइम ऐसा था जब कश्मीर भारत की नॉलेज सिस्टम का एपी सेंटर था। वहाँ की यूनिवर्सिटीज, वहाँ का इंटेलेक्चुअल कैपिटल, वहाँ का कल्चर कहाँ गया और कब वापिस आएगा, ये हमें सरकार से पूछना चाहिए। कश्मीर में जब डेवलपमेंट की बात आती है तो डेवलपमेंट के नाम पर टूरिज्म को आगे कर दिया जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूरे देश भर के लोग काशी जाते थे शिक्षा लेने के लिए। काशी में पढ़ाई पूरी हो जाती थी तब वहां से जाते थे कश्मीर आगे की पढ़ाई करने के लिए। कश्मीर में एक शारदा पीठ था जो 6-7 सेंचुरी में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एजुकेशन हब था। शारदा पीठ में जहाँ दुनिया भर से लोग आते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, जहाँ माँ शारदा की पूजा होती थी, आज वो जगह किसी खंडहर से कम नहीं है। आज जो हमारे दिमाग में कश्मीर को लेकर इमेज बनाई जाती है जिसमें कश्मीर का केसर या कश्मीर की सुंदर घाटियां दिखाई पड़ती हैं, अगर इसको साइड करके कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ें तो ये पता चलेगा कि कश्मीर ने भारत को क्या दिया है, कश्मीर पहले क्या था और अब क्या हो गया है। कश्मीर सिर्फ एक जगह का टुकड़ा नहीं था, एक जीती जाती सभ्यता थी जिसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, और वहाँ के लोग आज भी अपनी सभ्यता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।